अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम ई-कैट का एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। व्हाट इज़ सिंपल पेंडुलम? तो हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम में एक हमारे पास जो है रस्सी होती है जो इनएक्सटेंसिबल है, उसके साथ हम कोई स्फेरिकल बॉब अटैच कर देते हैं और उसकी एक एंड हम किसी रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर देते हैं। अब ये जो अरेंजमेंट बन गया है इसको हम सिंपल पेंडुलम कहेंगे। तो हमने लिखा इट कंसिस्ट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स्ड विथ अ रिजिड सपोर्ट, जैसे आप देख रहे हैं, एंड ऑन अदर एंड स्फेरिकल बॉब इज अटैच, जैसे ये अटैच किया गया है। अब हमने क्या किया है कि हमने इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया है, सपोज करें बाय अमाउंट x नॉट। तो जब हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे आप देखेंगे ये वेट होगा, ये वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे। ये वाला जो वेट का कंपोनेंट है वो टेंशन के साथ बैलेंस हो जाएगा। अब ये जो बॉब है इस पे फोर्स एक्ट करेगा mg sin थीटा, और ये वो फोर्स है जो इस बॉब में सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले मैं ये पॉइंट लिख लेता हूँ, द फोर्स which is responsible for SHM in bob is mg sin थीटा, यानी ये वेट का वो कंपोनेंट है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इसमें प्रोड्यूस करता है। अब आप इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन तब कंसीडर करेंगे, हम कहते हैं कि सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक तब हो सकता है जब ये थीटा जो है लेस देन 5 डिग्री हो, क्योंकि अगर थीटा हमारा ग्रेटर देन 5 डिग्री होगा ना तो फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी। पर जब हमारा एंगल लेस देन 5 डिग्री होगा तो इस केस में हम कहेंगे कि थीटा हमारा साइन थीटा के बराबर है, और जब ऐसे होगा तो बेसिकली हम थीटा के लिए लिख सकते हैं कि थीटा हमारा x/L के बराबर है। ये हम पूरा डेरिवेशन में डिस्कस करते हैं। तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये जो फोर्स है ये mg साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं x/L, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट। मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं g भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब हुआ कि सिंपल पेंडुलम का मोशन सिंपल हार्मोनिक तब हो सकता है जब हम उसका एंगल बहुत छोटा रखें। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इसका फार्मूला होता है T = 2πL/g। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम, एंड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और हम कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉब, एंड टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि अगर हम सिंपल पेंडुलम में जो हमने बॉब लगाया है, अगर हम इसका मास चेंज करेंगे तो मास चेंज करने से टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या अगर हम सिंपल पेंडुलम का एम्पलीट्यूड डबल कर देंगे तो भी टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम लेंथ को कम कर देंगे टाइम पीरियड कम हो जाएगा, लेंथ को बढ़ा देंगे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम सिंपल पेंडुलम की लोकेशन चेंज करेंगे, जैसे अगर एक सिंपल पेंडुलम सरफेस ऑफ अर्थ पे अपना मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड अलग होगा, पर अगर हम उसी सिंपल पेंडुलम को सरफेस ऑफ मून पे ले जाएंगे तो वहाँ पे उसका टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। एक और टर्म डिस्कस कर लेते हैं जिसको कहते हैं सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज सेकंड पेंडुलम?
तो हम कहते हैं वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 1 सेकंड हो, सॉरी जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो। सो द पेंडुलम whose टाइम पीरियड इज 2 सेकंड। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा उसको सेकंड पेंडुलम कहेंगे। और सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है सरफेस ऑफ अर्थ पे, इट्स लेंथ ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ इज 0.99 मीटर, इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर भी कहते हैं। यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। ये भी आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके में अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस भी आपसे पूछते हैं, ये आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ी होगी। देखिए रेजोनेंस का मतलब क्या है, अब आप समझें ये हमारे पास पेंडुलम है, ठीक है। अब ये समझें पेंडुलम 1 है, ये पेंडुलम 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन से पेंडुलम हैं जिनका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम होगा, तो पेंडुलम 2 और पेंडुलम 4 का टाइम पीरियड भी सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। और 3 और 1 की भी इस तरीके से सेम होगी। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, सपोज करें अगर हमने इस पेंडुलम में वाइब्रेशन करवाई, जब हम इस पेंडुलम में वाइब्रेशन करेंगे तो इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी वो इसके साथ मैच हो जाएगी। जब इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच हो जाएगी, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ये पेंडुलम अल्टीमेटली वाइब्रेशन करने लगेगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो हम कहते हैं इट इज अ फेनोमेना इन विच दी फ्रीक्वेंसी, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी किसी भी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है। तो हम कहते हैं इट इज अ फेनोमेना इन विच frequency, in which external frequency या in which frequency of a force matches with the natural frequency of system। यानी जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम के साथ मैच हो जाएगी तो हम इस फेनोमेना को कहेंगे रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के टाइप्स होते हैं, एक मैकेनिकल रेजोनेंस होता है, एक इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होता है। जैसे आप देखेंगे अगर कोई सिंगर सिंगिंग कर रहा है तो सिंगर की सिंगिंग करने से इस रूम में सपोज करें ये एक गिलास पड़ा हुआ था, तो जब सिंगर ने सिंगिंग की तो ये गिलास टूट गया, ऐसा हो सकता है। ऐसा क्यों होता है, तो हम कहते हैं जब सिंगर सिंगिंग कर रहा था तो उसकी वो जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था उसकी एक फ्रीक्वेंसी थी, और उस साउंड की फ्रीक्वेंसी जो थी वो गिलास के मॉलिक्यूल्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ मैच हो गई। तो जब मैच हो जाएगी तो गिलास अल्टीमेटली टूट जाएगा। इसी तरीके से जो हमारे पास आर्मी होती हैं, आर्मी को ये मना किया जाता है कि आप किसी भी ब्रिज के ऊपर मार्च ना करें, क्योंकि अगर आर्मी ब्रिज के ऊपर मार्च करेगी तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हो सकता है ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा कि जो वो हमारी जो पुल है, जो हमारी ब्रिज है वो टूट जाएगी और इस तरीके से डिस्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकती हैं। तो इस फेनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। और इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस की अगर हम बात करें, जैसे आप देखते हैं कि हम रेडियो में कोई स्टेशन सेट करते हैं, जब हम रेडियो में स्टेशन सेट करते हैं तो ये एक किस्म की इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस होती है। यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, ब्रेकिंग ऑफ गिलास व्हेन अ सिंगर सिंग्स, ठीक है। Breaking of glass when a singer sings is the example of mechanical resonance, ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल है ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन is the example of इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ये क्वेश्चन दोनों आ चुके हैं मेहरान यूनिवर्सिटी के टेस्ट में।
तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें। आई होप कि आपको रेजोनेंस समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस क्या होता है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा जो सिंपल यानी हार्मोनिक मोशन था वो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इस पे कुछ एमसीक्यूज करेंगे और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे वेव मोशन। तो आप पहले नोट कर लें। अच्छा, आप ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सिंपल पेंडुलम। तो मैंने बताया था इसको mg साइन थीटा कहते हैं। ट्यूनिंग ऑफ रेडियो स्टेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो ये मैंने बताया था इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस का एग्जाम्पल है। उसके बाद क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है लेंथ पे डिपेंड करता है, लोकेशन पे डिपेंड, लोकेशन मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास ऑफ इट्स बॉब इस पे डिपेंड नहीं करता है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मैक्सिमम वहाँ होगा जहाँ पे जी का वैल्यू कम होगा, और जी का वैल्यू कम इक्वेटर पे होता है। द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स फास्टर। अच्छा, अगर मोशन फास्टर होगा तो टाइम पीरियड कम होगा। इसका मतलब है ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कम कहाँ पे होगा। तो कम वहाँ पे होगा जहाँ पे जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, यानी इक्वेटर पे। द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 1/4 देन इट्स पीरियड। आपको पता है पीरियड ऑफ पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आपने लेंथ को 1/4 किया है, इसका मतलब है पीरियड, टाइम पीरियड जो है वो हाफ हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है द सिंपल पेंडुलम इज अटैच्ड टू द सीलिंग ऑफ एन एलिवेटर इफ एलिवेटर बिकम्स फ्री फॉल। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में बताया था कि जब एलिवेटर फ्री फॉल हो जाएगा तो उसके अंदर जीरो ग्रेविटी सिस्टम होगा। जब जीरो ग्रेविटी सिस्टम होगा तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब असेंड करेगा तो जी का वैल्यू हम कहेंगे इंक्रीज हो जाएगा। तो जब सिंपल पेंडुलम जब एलिवेटर असेंड करेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, जब डिसेंड करेगा तो टाइम पीरियड कम होगा, और जब फ्री फॉल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा। दोबारा एक बात सुन लें, अगर पेंडुलम असेंड करेगा किसी एक्सेलरेशन के साथ, जब असेंड करेगा किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो इसका मतलब होगा कि जी का वैल्यू बढ़ गया है, जैसे अपरेंट वेट बढ़ गया है, तो इस केस में टाइम पीरियड जो है आपका कम हो जाएगा। और अगर पेंडुलम डिसेंड कर रहा है तो इसका मतलब है अपरेंट वेट कम हो जाएगा, यानी जी का वैल्यू कम हो जाएगा, तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। पर अगर वो फ्री फॉल होगा तो जी का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए हम कहेंगे टाइम पीरियड उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखें दूसरा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट सेंटर ऑफ अर्थ। तो आपको पता है सेंटर ऑफ अर्थ पे जी का वैल्यू 0 होता है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड इनफाइनाइट होगा। इसी तरीके से द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड, और फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, 1/2 मीन्स 0.5, तो ऑप्शन बी होगा। तो आप इसको नोट करें। तो अब हम वेव मोशन शुरू करेंगे। तो वेव मोशन अब हम शुरू करते हैं। तो वेव क्या है, तो बेसिकली वेव, अगर आप वेव पल्स की बात करेंगे, व्हाट इज वेव पल्स, तो हम कहेंगे इट इज द सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। तो वेव पल्स क्या है, इट इज द सिंगल आइसोलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन मीडियम। जब हम किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उसमें एक वेव पल्स जनरेट होगी। जैसे आपको पता है कोई हमारे पास कोई पांड है, अगर हम उस पांड में स्टोन जो है थ्रो करेंगे तो आप देखेंगे एक किस्म की वेव पल्स जनरेट होगी। अगर आप बात करेंगे वेव की, व्हाट इज वेव, तो हम कहेंगे इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। जब भी वेव एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है तो वो अपने साथ एनर्जी कैरी करती है। तो व्हाट इज वेव, इट इज द कैरियर ऑफ एनर्जी।
हमेशा वेव जो है वो एनर्जी कैरी करती है। तो वेव की बेहतरीन डेफिनेशन है, इट इज़ द कैरियर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब एक बात याद रखें कि जब वेव किसी भी मीडियम में ट्रेवल करती है, तो वेव जब किसी भी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उस मीडियम का मास जो है एक जगह से, उस मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाएंगे, पर वो क्या करेंगे, वो सिंपली अपनी मीन पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। सपोज करें अगर ये वाटर है, ये वाटर है और आपने इस वाटर में डिस्टर्बेंस क्रिएट की है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जब डिस्टर्ब होगा तो ये इस मॉलिक्यूल को डिस्टर्ब करेगा। इसी तरीके से ये सारे मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन पे सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेंगे। तो इसलिए मैं पॉइंट लिख रहा हूं, इन वेव, व्हेन अ वेव इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, the particles of medium do not move but performs सिंपल हार्मोनिक मोशन, पर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो परफॉर्म करते हैं। अब अगर हम वेव की बात करेंगे तो वेव के हमारे पास 3 क्लास होते हैं। एक वेव का क्लास है जिसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। व्हाट इज मैकेनिकल वेव्स? तो हम कहते हैं दोज वेव्स विच रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशंस। सो दोज वेव्स विच रिक्वायर a medium for propagation are known as mechanical waves। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको आगे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे आपको पता है वाटर वेव्स, ये जो वाटर वेव्स का मैंने एग्जांपल दिया था, बेसिकली दीज आर मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि बगैर वाटर के हम वेव्स को आगे नहीं प्रोपोगेट कर सकते। इस तरीके से वेव क्रिएटेड इन अ स्ट्रिंग, सपोज करें ये स्ट्रिंग इसके साथ अटैच थी, अगर हम स्ट्रिंग को जर्क करेंगे तो एक वेव क्रिएट होगी। इस तरीके से आप देखेंगे एक वेव पल्स होगा, ये वेव पल्स आगे चलता जाएगा। तो ये जो वेव पल्स आगे जा रहा है या ये जो वेव क्रिएट हुई है ये एक स्ट्रिंग में हुई है, और स्ट्रिंग एक किस्म का मीडियम है। तो हम कहेंगे एग्जांपल्स अगर चाहिए तो हम कहेंगे वाटर वेव, दूसरा अगर एग्जांपल चाहिए स्ट्रिंग वेव, स्प्रिंग वेव्स, इस तरीके से साउंड वेव। तो ये सारी की सारी जो वेव्स हैं वो मैकेनिकल वेव्स हैं। अब मैकेनिकल वेव्स के बाद अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो हम कहेंगे दोज वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। सो डेफिनेशन है दोज वेव्स which do not require any medium for propagation। ऐसी वेव्स जिनको प्रोपोगेशन के लिए कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेहतरीन एग्जांपल है लाइट। जैसे आप देखें सन से यहाँ तक जो लाइट आ रही है वो बीच में वैक्यूम आ रहा है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास ये एबिलिटी है कि ये वैक्यूम में से पास कर सकती हैं। जैसे मैकेनिकल वेव है वो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकती। मैकेनिकल वेव की वैक्यूम में स्पीड 0 होगी क्योंकि वो वैक्यूम में से पास नहीं कर सकेगी। तो इसका बेहतरीन एग्जांपल है लाइट। लाइट एक किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है एक्स रेज, फिर एग्जांपल है गामा रेज। एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, इसी तरीके से सपोज करें माइक्रोवेव्स हो गया। तो ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम होता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले आता है पावर वेव्स, उसके बाद पावर वेव के बाद आता है रेडियो वेव, रेडियो वेव के बाद आता है माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के बाद आता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद आता है विजिबल, विजिबल के बाद आता है अल्ट्रावायलेट,
अल्ट्रावायलेट के बाद आता है एक्स रेज, एक्स रेज के बाद आता है गामा रेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम में, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वेवलेंथ कम होती जाएगी। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो सबसे कम जो वेवलेंथ है वो किसकी है, गामा रेज की है। तो ये बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। वेव्स का एक तीसरा टाइप भी होता है और अब हम वो डिस्कस करेंगे। हाँ ने अच्छा, तीसरा जो टाइप होता है इसको हम कहते हैं पार्टिकल वेव्स, या हम इसको कहते हैं मैटर वेव्स। कभी कभी हम इनको डी ब्रोगली वेव्स भी कहते हैं। ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, पार्टिकल वेव्स, मैटर वेव्स। तो डी ब्रोगली का कहना था कि हर पार्टिकल, हर मूविंग पार्टिकल के पास एक वेव बनती है और उसको कहते हैं मैटर वेव। सो द वेव associated with moving particles is known as particle waves। तो इस तरीके से ये वेव्स की जो है वो कैटेगरी हो गई। अब वेव की दूसरी कैटेगरी हम बेस करते हैं प्रोपोगेशन के बेस पे। तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं। तो एक जो वेव की कैटेगरी होती है हम उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, अब देखें, जब हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की तो आपको पता है मैकेनिकल वेव्स में जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेशंस करते हैं। अब ये जो ऑसिलेशंस होती हैं, ये ऑसिलेशन वेव मोशन के अलांग भी हो सकती हैं, वेव मोशन के परपेंडिकुलर भी हो सकती हैं। ऐसे समझें, सपोज ये मीडियम के पार्टिकल्स हैं और आपकी वेव ऐसे प्रोपोगेट कर रही है और मीडियम के पार्टिकल्स भी ऐसे वाइब्रेशन कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं ये वेव मोशन के पैरेलल मूव कर रहे हैं। तो ऐसे वेव के क्लास को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो हम कहेंगे दोज वेव्स इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम or oscillating along the direction of wave motion. Those waves in which particles of medium are oscillating along the direction of wave motion, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहे हैं, तो हम इनको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या आप साउंड लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्प्रिंग वेव्स भी जो हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसी तरीके से आप कह सकते हैं वाटर वेव्स बिलो द सरफेस। वाटर वेव जो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, यानी वाटर सरफेस के जो नीचे वेव्स ट्रेवल करती हैं वो बेसिकली जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो याद रखिएगा जितने भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगे वो कभी भी पोलराइज नहीं होंगे। पोलराइजेशन हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरी वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव। What is transverse wave? तो हम कहेंगे those waves in which the particles of medium are oscillating perpendicular to the wave motion. So those waves in which particles of medium are oscillating perpendicular to the direction of wave motion.
याद रखिएगा जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसवर्स वेव्स हैं। तो हम कहेंगे ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर हैं। वाटर वेव्स ऑन दी सरफेस ऑफ वाटर, जो वाटर के सरफेस पे वेव्स बनेंगी ना वो हमेशा ट्रांसफर वेव्स होंगी। किसकी वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। याद रखिएगा सरफेस टेंशन की वजह से वाटर के सरफेस पे जो वेव्स बनेंगी वो हमेशा ट्रांसफर वेव्स होंगी। और दूसरी बात मेरी याद रखिएगा, ट्रांसफर वेव्स हमेशा सॉलिड्स में ही ट्रेवल कर सकती हैं। ट्रांसफर वेव्स कभी भी लिक्विड्स में या गैसेस में नहीं बन सकती। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है स्ट्रिंग वेव्स। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिए हैं ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो ट्रांसफर वेव्स के हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वेव के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की। तो वेव का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? हम बात कर रहे हैं बेसिकली ट्रेवलिंग वेव की। ट्रेवलिंग वो वेव होती है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। तो ये ट्रेवलिंग वेव है और आप देख रहे हैं कि ट्रेवलिंग वेव में ये जगह जो होती है जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैक्सिमम होता है, इसको कहते हैं क्रेस्ट। और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो पर वो जगह मीन पोजीशन से बिलो हो उसको कहते हैं ट्रफ। तो एक हो गया ट्रफ और एक हो गया क्रेस्ट। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि भाई क्रेस्ट क्या होता है। तो क्रेस्ट और ट्रफ हमेशा ट्रेवलिंग वेव में बनते हैं। तो सबसे पहले तो ट्रेवलिंग वेव लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज ट्रेवलिंग वेव? अ वेव, ट्रेवलिंग वेव का दूसरा नाम प्रोग्रेसिव वेव भी होता है। यानी प्रोग्रेसिव वेव उसको कहते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करती है। अ वेव विच इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। और ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन है sin kx प्लस ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव। ठीक है, अब ये ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन हो गई। ट्रेवलिंग वेव का आपको आइडिया भी हो गया। ट्रेवलिंग वेव में हमेशा क्रेस्ट और ट्रफ बनते हैं। ठीक है, अब क्रेस्ट क्या है? व्हाट इज क्रेस्ट? तो हम कहते हैं द पॉइंट अबोव द मीन पोजीशन, द पॉइंट अबोव द मीन पोजीशन where the point above the mean position where displacement is maximum। यानी मीन पॉइंट से, ये मीन पॉइंट है, ये मीन पॉइंट के अबोव एक पॉइंट है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम है, आप इसको कहेंगे क्रेस्ट। इसी तरीके से होता है ट्रफ। व्हाट इज ट्रफ? द पॉइंट below the mean position, the point below the mean position where displacement is maximum। दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट आपका मैक्सिमम होगा, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा। अब एक क्रेस्ट आपने ये देखा, दूसरा क्रेस्ट ये देखा, तीसरा क्रेस्ट ये देखा। अब इन क्रेस्ट की मदद से या ट्रफ की मदद से हम वेवलेंथ को डिफाइन करते हैं। सो व्हाट इज वेवलेंथ? तो हम कहते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ। तो डेफिनेशन वेवलेंथ की है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crests or two consecutive troughs। यानी जो दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस होगा उसको वेवलेंथ कहेंगे। याद रखिएगा डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट एंड ट्रफ कितना होगा? तो हाफ ऑफ दी वेवलेंथ होगा।
अब यहाँ पे आपको एक बात और भी याद रखनी है कि जो वेवलेंथ होती है किसी भी वेव की, वो मीडियम पे भी डिपेंड करती है और सोर्स पे भी डिपेंड करती है। तो मैं लिख लेता हूँ, द वेवलेंथ ऑफ अ वेव डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड सोर्स। अगर कोई वेव मीडियम चेंज करेगी तो उस वेव की वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। सपोज करें अगर मैं कह रहा हूँ एक वेव लाइट वाटर से एयर में जा रही है तो उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, तो हम कहते हैं द नंबर ऑफ waves crossing at a point in 1 second, यानी 1 सेकंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से क्रॉस हो रही हैं, इनको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और याद रखिएगा जो फ्रीक्वेंसी किसी भी वेव की होती है वो डिपेंड करती है सोर्स पे। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मीडियम चेंज होगा तो मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। यानी अगर हम कहें कि लाइट वेव जो है वो वाटर से एयर में जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो हम कहेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करेंगे स्पीड की, तो यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड या वेलोसिटी या स्पीड ऑफ वेव। वेलोसिटी से क्या मुराद है, तो हम कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकंड। द डिस्टेंस covered by a wave in 1 second। 1 सेकंड में वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है मीडियम पे। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम बट इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स। अगर आप सोर्स चेंज करेंगे, सोर्स चेंज करने से वेलोसिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम एक इक्वेशन डिस्कस करेंगे जिस इक्वेशन से ये तीनों पैरामीटर जो हैं वो आपस में रिलेट होंगे, और वो इक्वेशन है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे v जो है वेलोसिटी है, f जो है वो फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा जो है ये वेवलेंथ है। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ MCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो MCQs नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है? ऑप्शन ए एक्स रेज, ऑप्शन बी गामा रेज, ऑप्शन सी रेडियो वेव्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आपको पता है एक्स रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा रेज भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इनमें से ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो मतलब हमारा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। दूसरा क्वेश्चन है, द वेव इन विच particles of medium are oscillating along the direction of wave motion is known as? Option A longitudinal wave, option B transfer wave,
ऑप्शन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको पता है कि द वेव इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर ऑसिलेटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, हम उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is not a transfer wave, इनमें से कौन सी वेव जो है वो ट्रांसफर नहीं है। ऑप्शन ए रेडियो वेव, ऑप्शन बी माइक्रोवेव, ऑप्शन सी स्ट्रिंग वेव, ऑप्शन डी साउंड। तो हमने डिस्कस किया था कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसका मतलब है साउंड जो है वो ट्रांसफर वेव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है the waves which require any medium, which require a material medium for propagation is known as, ऑप्शन ए रेडियो वेव, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डी नन ऑफ दीज। तो हम उसको कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखें। The point above the mean position where displacement is maximum is known as crest, trough, node, एंटीनोड। तो अभी हमने पढ़ा था उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रेस्ट। इस तरीके से अब हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। एक न्यूमेरिकल है, या हम एक और एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। अ वेव, when a wave changes its medium, when a wave changes its medium, dash remains same. Option A its velocity, option B its wavelength, option C its frequency, option D all of these। तो जब वेव अपना मीडियम चेंज करेगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। दूसरा क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डबल्ड। द वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज डबल्ड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी remains same, becomes double, becomes half, none of these। तो आपको पता है कि वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर वेलोसिटी डबल हुई है इसका मतलब है मीडियम चेंज हुआ होगा, और मीडियम चेंज होने से उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज 100 meter per second. If its wavelength is 2 meter, find its frequency। उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करें। 200 हर्ट्स, 50 हर्ट्स,
25 हर्ट्ज, 12.5 हर्ट्ज। तो बिल्कुल आसान है। v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, तो एफ बराबर होगा v अपॉन लेमडा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है 100 और वेवलेंथ इसकी है 2, तो ये हो जाएगा 50, बी ऑप्शन होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, अ कैप्टन ऑब्जर्व्स that 100 waves crossing at a point in 1 second. If distance between two consecutive crests is 4 centimeter, find the speed of wave. Option A 4 meter per second, 8 meter per second, 12 meter per second, 16 meter per second। तो अब आपको पता है कि अगर 100 वेव्स क्रॉस कर रही हैं एक पॉइंट को 1 सेकंड में, तो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है। वेवलेंथ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मीन 0.04 मीटर। और आपको स्पीड चाहिए, फार्मूला है v इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। वेवलेंथ की जगह 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये 4 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लें। The frequency of a radio wave is 3 kilohertz. Then its wavelength in vacuum is option A 3 into 10 raised power 5 meter, 10 raised power 5 meter, 10 raised power 4 meter, 10 raised power 8 मीटर। अब देखें, जो रेडियो वेव है वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है वैक्यूम में वो 3 into 10 raised power 8 होती है। तो ये आपको गिवन होगी, ये आपको याद रखनी होगी। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 किलो हर्ट्ज है, किलो रिमूव करेंगे तो 10 raised power 3 देंगे। अब हमें पता है वेवलेंथ कैसे मिलेगी, स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। स्पीड है 3 into 10 raised power 8, वेवलेंथ है 3 into 10 raised power 3, तो ये 10 raised power 5 होगा। तो इसका ऑप्शन बी होगा। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह फिर जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे आगे वाले टॉपिक्स। तो थैंक यू वेरी मच।